अध्याय 261। सु याओ की अभिव्यक्ति अत्यधिक गंभीर हो गई। इसमें केवल 2 सांसें लगीं। भयावह उपस्थिति पहले ही आ चुकी थी। एक पल में आसपास का समुद्री पानी तेजी से उबलने लगा। तभी भूरे रंग का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक सामने आया। वह आदमी लंबा था, उसकी आंखों में भयानक भाव थे। सु याओ की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल उसके सामने कोई और नहीं बल्कि 9 सिर वाले सांप यांग क्यूई का पिता यांग जियो खड़ा था। एक शक्तिशाली असेंशन क्षेत्र ड्रैगन। ये कैसे हो सकता है? वो इस वास्तविकता में समय से दशकों पहले क्यों थे? सच तो यह है कि यह शुद्ध संयोग था। यांग जियाओ हाल ही में प्रारंभिक असेंशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और मध्य चरण के असेंशन क्षेत्र की दहलीज के करीब था। उनका इरादा बंद खेती में प्रवेश के लिए एक एकांत जगह ढूंढना था। सपने में अपने एकांतवास के बाद ही उन्हें अपने बेटे यांग क्यूई की मृत्यु के बारे में पता चला और उन्होंने महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट को पुनः प्राप्त करने के लिए मरफोक की तलाश की। लेकिन वास्तव में वह वहां से गुजर रहा था और उसे त्रिशूल की आभा का आभास हुआ। जिज्ञासावश वह जांच करने आया। उसे जो मिलने की उम्मीद नहीं थी वह ये था कि त्रिशूल एक व्यापारी के हाथ में था और उसके बेटे यांग क्यूई का शव पास में पड़ा था। उत्कृष्ट, ये दिन सचमुच स्मरणीय था। यांग जियाओ गुस्से से हंसे। छोटे व्यापारी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला और मेरा खजाना चुरा लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर कि यांग जियाओ ने कोई कदम उठाने का इरादा किया है, सु याओ ने महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, रुको, यह मैं इसे यहीं और अभी नष्ट कर दूंगा। इन शब्दों पर यांग जियाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल के लिए थम गई। उसने चुप रहकर अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। सु याओ ने त्रिशूल को क्षैतिज रूप से अपने सामने रखा और फिर से गहरी आवाज में बोली, मूर्ख मत बनो। तुम्हें वास्तव में जिसकी परवाह है वो तुम्हारा बेटा यांग क्यूई नहीं बल्कि यह महासागरीय त्रिशूल है। ये पूर्वी सागर के खजाने को खोलने की कुंजी है। यांग जियाओ की आवाज ठंडी हो गई। तुम्हें ये कैसे पता चला? सु याओ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। तो ये सच था। सपने में यांग जियाओ की लड़ाई के दौरान ये यू के साथ बातचीत ने पहले से ही उसके संदेह को जगा दिया था। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट केवल एक निचले स्तर का आध्यात्मिक हथियार था। हालांकि अधिकांश लोगों की नज़र में यह एक दुर्लभ खजाना है, लेकिन असेंशन क्षेत्र के कृषक के लिए इसका बहुत अधिक महत्व नहीं होना चाहिए। फिर भी जब भी ये यू ने इसे नष्ट करने की धमकी दी, यांग जियाओ ने काफी उत्तेजना दिखाई। हैरान होकर सु याओ ने त्रिशूल के रहस्यों की जांच शुरू कर दी थी। उसने जो खुलासा किया वह अप्रत्याशित था। महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट वास्तव में सीलबंद अवस्था में था। एक बार जब पूर्वी समुद्री मोती को वापस इसमें जड़ दिया गया तो त्रिशूल एक परिवर्तन से गुजरेगा, एक अर्ध अमर कलाकृति बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल वही जिसके पास त्रिशूल था पूर्वी सागर के खजाने को खोल सकता था, जहां पूर्वी सागर का मोती छिपा हुआ था। यांग जियाओ के त्रिशूल के प्रति गहरे लगाव का यही कारण था। सच्चाई की पुष्टि करने के बाद सु याओ ने शांत स्वर में कहा, अब या तो तुम मुझे इस महासागर कमांडिंग त्रिशूल को नष्ट करते हुए देखो और फिर मुझे मार डालो, या तुम चले जाओ। अपने दिल की गहराइयों से सु याओ के मन में किसी भी ड्रैगन के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी, विशेष रूप से 9 सिर वाले सांप यांग जियो के प्रति। सपने में यांग जियाओ और ये यू के आपसी विनाश ने सु याओ के भीतर एक भयंकर नफरत को प्रज्वलित कर दिया था, जिससे उसे आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में ड्रैगन का वध शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था। वास्तव में अब भी उसकी नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। यदि उसकी ताकत पर्याप्त होती तो वह निश्चित रूप से यांग जियाओ को जिंदा उतार देती और उसकी चमड़ी उधेड़ देती। वो इस कार्य क्षेत्र में पारंगत थी। यांग जियाओ की आंखें भयावह हो गईं। पूर्वी सागर के पार 5 से भी कम लोग जानते थे कि महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट खजाने की कुंजी है। इस तुच्छ व्यापारी को इसके बारे में कहां से पता चला? नहीं, उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर उसे त्रिशूल का रहस्य उजागर करना पड़ा तो इससे अंतहीन परेशानी होगी। यांग जियाओ ने अपना दिमाग मजबूत किया। गुप्त रूप से एक जादू की तैयारी करते समय उसने धीमी आवाज में कहा, महासागर के कमांडिंग त्रिशूल को सौंप दो। मैं चला जाऊंगा और यांग क्यूई के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये कैसा लगता है? आपको मुझसे बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। सु याओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, पूरी तरह से यांग जियो पर ध्यान केंद्रित किया। असेंशन क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करते समय उसे सतर्क रहने की आवश्यकता थी। एक भी गलती से उसकी जान जा सकती थी, लेकिन अपनी सावधानी में उसने एक गंभीर गलती कर दी। वो इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि यांग क्यूई की लाश पहले ही चुपचाप उठ चुकी थी। उसकी क्षणिक व्याकुलता का लाभ उठाते हुए वह आगे बढ़ गई। गड़बड़ी को भांपते हुए सु याओ जल्दी से मुड़ी। यांग क्यूई को पुनर्जीवित देखकर वह चौंक गई। सहज रूप से उसने रोकने के लिए महासागर कमांडिंग त्रिशूल उठाया और मुकाबला करने के लिए अकेले ही जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन यह व्यर्थ था। यांग क्यूई की लाश उसे निशाना नहीं बना रही थी, ये त्रिशूल के पीछे थी। एक पल में वह एक सांप में बदल गया। उसने अपने जबड़े में त्रिशूल पकड़ लिया और बिना देर किए यांग जियाओ के पास लौट आया। हाथ में त्रिशूल लेकर यांग जियाओ अंततः मुस्कुराया। इस बीच यांग क्यूई का शरीर शून्य में विलीन हो गया। यह अकेले ही यह बताने के लिए पर्याप्त था कि यांग जियाओ को अपने बेटे की जरा भी परवाह नहीं थी। भले ही इससे पीछे कोई हड्डियां न बची, फिर भी वह उदासीन रहा। यांग जियाओ ने मजाक में त्रिशूल घुमाया और मजाक करते हुए कहा, मेरफोक, तुम कैसे मरना चाहोगे? सु याओ का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट के बिना उसने अपना एकमात्र सुरक्षात्मक तावीज खो दिया था। हालांकि वह पहले भी स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ चुकी थी, स्वर्गारोहण क्षेत्र और उसके वर्तमान स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जिसे पार करना असंभव था।
जीतना तो सवाल से बाहर था, यहाँ तक कि जीवित बचना भी असंभव लग रहा था। सू याओ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसी। ऐसा ही होगा, यही नियति थी। एक तरह से यह सर्वश्रेष्ठ के लिए था। यांग जियाओ के पास अब त्रिशूल होने के कारण वह कभी भी ये यू के रास्ते में नहीं आएगा। स्वप्न से होने वाली अनहोनी से बचाव होगा। उसका एकमात्र अफसोस ये यू को पीछे छोड़ने का था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर अगला जीवन है मेरे पति, मुझे आशा है कि हम फिर से मिल सकते हैं। ये देखकर कि सू याओ ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, यांग जियाओ को आगे बोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वो उसे मारने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक खुद को अनगिनत सुनहरी जंजीरों में फंसा हुआ पाया, जिन्होंने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। फिर सू याओ के बगल में एक आकृति दिखाई दी। आप मुझे बुलाए बिना ड्रैगन वध क्यों करेंगे? परिचित आवाज सुनकर सू याओ की आंखें खुल गईं। वहाँ ये यू उसके पास खड़ा था। उस पल में सू याओ पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये यू अचानक कैसे आ गया? लेकिन अगले ही सेकंड में उसने उसका हाथ पकड़ लिया और आग्रह करते हुए कहा, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। वह असेंशन रियलम का किसान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं उसे रोककर रखूंगी। ये सब बहुत परिचित था। परिस्थिति, व्यक्ति। सू याओ का दिल कांप उठा, इस डर से कि कहीं सपने का दुखद दृश्य दोबारा न दोहराया जाए। लेकिन ये यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, अब उसे मारना मेरे हाथ फेरने जितना आसान है। शांत स्वर में, जैसे कि किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहे हों, ये यू के शांत भाव ने सू याओ को अप्रत्याशित शांति का एहसास कराया, हालांकि उसे अभी भी चिंता का एहसास हो रहा था। उनकी समझ में क्लेश और असेंशन लोगों के बीच की खाई बेहद विशाल थी। स्वर्गीय क्लेश से बचे रहना एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी, ऐसा कुछ नहीं जिसे केवल युद्ध कौशल या विशिष्ट तकनीकें पात सकती थीं। फिर भी उसने अपने शब्दों को रोक लिया, क्योंकि ये यू लगातार 9 सिर वाले सांप यांग जियो के पास आ रहा था, जो उस समय उसके चारों ओर की सुनहरी जंजीरों से मुक्त हो गया था। एक साधारण प्राणी इस युद्ध का रुख मोड़ने का साहस करता है, वास्तव में ब्रह्मपूर्ण, उसने व्यंग्य किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यांग जियाओ का रूप मुड़ना और विस्तारित होना शुरू हो गया। जैसे ही वह रूपांतरित हुआ, उसके भूरे वस्त्र जल्दी से कट गए। उनके सामने अब यांग जियाओ अपने असली रूप में खड़ा था, एक सांप के सिर वाला मानव। ये यू की आंखों में भ्रम की भावना चमक उठी। उन्होंने याद किया कि यांग जियो को मध्य चरण असेंशन दायरे में होना चाहिए। वह अभी प्रारंभिक अवस्था में ही क्यों था? उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि सामान्य परिस्थितियों में उन्हें कई दशकों बाद यांग जियो से मिलना था। हालांकि उन्होंने खेती के स्तर में विसंगति पर ध्यान नहीं दिया। सपने में वह केवल एकता क्षेत्र तक पहुंचा था और यांग जियो को हराने में असमर्थ था। उसने आपसी विनाश को अपने एकमात्र विकल्प के रूप में चुना था। लेकिन अब क्लेश क्षेत्र में ये यू का यांग जियो को उसे परेशान करने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं था। आगे बढ़ते हुए ये यू ने असंख्य सितारे दिव्य कला को सक्रिय किया, तारों की रोशनी के धागों को बुलाया जो समुद्र की सतह से होकर गुजरे और यांग जियो को ढक दिया। एक पल में तीव्र जलन के कारण यांग जियाओ की अभिव्यक्ति पीड़ा से विकृत हो गई। नीचे देखने पर उसने देखा कि तारों की रोशनी उसके शरीर को चीर रही है। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर अनगिनत तारों वाली बाधाएं बन गई हैं, जिसने उसे जगह जगह बंद कर दिया है। यह असंख्य सितारों के दिव्य आरेख से दिव्य विनाश संरचना थी, एक ऐसी तकनीक जो केवल क्लेश क्षेत्र और उससे ऊपर के लोगों के लिए ही सुलभ थी। जैसे ही ये यू के हाथ जटिल मोहरों में बदल गए, तारों की रोशनी तेज हो गई और कुछ ही सेकंड के भीतर यांग जियो को शून्य में बदल दिया गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। भयानक दृश्य ने सू याओ को अवाक कर दिया, पूरी तरह से स्तब्ध। ये कैसे हो सकता है? ये यू ने क्लेश क्षेत्र की प्रारंभिक साधना के साथ असेंशन क्षेत्र में 9 सिर वाले सांप को कैसे आसानी से हरा दिया था? वह संरचना क्या थी और उसने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा था? जैसे ही सू याओ ने विचार किया, ये यू पहले ही उसकी तरफ लौट आया था और चंचलतापूर्वक अपनी नाक थपथपा रहा था। आपके दिमाग में क्या है? कुछ नहीं। सू याओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये यू की जबरदस्त ताकत ने उसे खुशी से भर दिया और उसे अपने पूर्व सबसे खतरनाक दुश्मन को आसानी से हराते हुए देखकर उसे बंद होने का एहसास हुआ। अंततः वह बिना किसी आपत्ति के महासागर कमांडेंट ट्राइडेंट ये यू को लौटा सकी। उसने अपना हाथ उठाकर त्रिशूल को वहां से उठाया जहां से वह गिरा था। समानांतर दुनिया में मैंने एक बार इसे तुम्हें दिया था, अब इसे इसके असली मालिक को लौटाने का समय आ गया है। जैसे ही उसने उसे त्रिशूल अर्पित किया, ये यू के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। इतना भव्य हथियार चलाना निश्चित रूप से प्रभावशाली था, फिर भी वो इस समुद्र के राजा की उपाधि को अपनाने के लिए अनिच्छुक था। यदि सू याओ के इरादों में उसकी निश्चितता नहीं होती तो उसे उस पर मजाक उड़ाने का संदेह हो सकता था। फिर भी यह एक दयालु इशारा था जिसे वह मना नहीं कर सका। त्रिशूल स्वीकार करते हुए ये यू ने पूछा, क्या आपने जलसार के बारे में सुना है? मुझे एक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है। जलसार समुद्र में पाया जाने वाला एक अत्यंत शुद्ध और अनमोल तत्व। मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन इसे कभी नहीं देखा। सू याओ ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जब वह छोटी थी तब उसका घर नष्ट हो गया था, जिससे उसे पूर्वी सागर की मुख्य भूमि पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सच में उसने पानी की तुलना में जमीन पर अधिक समय बिताया था और कभी भी जलसार का सामना नहीं किया था। ये यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर सू याओ ने भी इसे नहीं देखा होता तो इसे ढूंढना काफी चुनौती भरा होता। पूर्वी सागर की विशालता के साथ वह कहां से शुरू करेगा? इंतजार। सू याओ के मन में एक विचार आया और उसने ये यू के हाथ में त्रिशूल की ओर इशारा किया। शायद ये हमें जलसार का पता लगाने में मदद कर सकता है। ये यू ने साजिश से भरकर नीचे त्रिशूल की ओर देखा।
असंख्य आत्माओं के हॉल के अंदर एक उज्ज्वल प्रकाश स्वर्ग की ओर चला गया। एक पल में बादल घिर आए और हवाएं तेज हो गईं और अनगिनत चमकदार तलवारों की छाया ने आकाश को घेर लिया। चारों ओर मीलों तक सभी ने तलवार के बजने की तीव्र स्पष्ट ध्वनि सुनी। कृषक मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रकाश के स्रोत की ओर मुड़ गए, उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। एक असाधारण घटना का मतलब था एक असाधारण कलाकृति। उनका अनुमान सही था। हेवनली मैकेनिज्म हॉल के 8 प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा महीनों तक तैयार करने के बाद एक अद्वितीय उड़ने वाली तलवार आखिरकार पूरी हो गई। उत्सुकता से झू डाइजेन इसकी जांच करने के लिए आगे बढ़े। तलवार गहरे काले रंग की थी, रात के अंधेरे में उसका रूप लगभग अदृश्य था। उसकी मूठ पर एक कुंडलित अजगर सुशोभित था और उसका ब्लेड तुलना से परे तेज था। यह एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार था, जिसे हॉल ऑफ मैरियड सोल्स की उच्चतम श्रेणी की छाप के साथ और भी बढ़ाया गया था, जो आत्मा को नष्ट करने वाले हमलों को अंजाम देने में सक्षम था, किसी भी बचाव को बेकार कर देता था। यद्यपि थके हुए थे, 8 कारीगरों को गर्व था। एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार तैयार करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। सामग्री, समय, तकनीक और अवसर सभी को संरेखित करना होगा। ये तलवार आज तक उनकी उत्कृष्ट कृति थी। सिर झुकाकर उन्होंने बधाई दी। हम इस दिव्य हथियार को प्राप्त करने के लिए मास्टर झू को बधाई देते हैं। सभी के लिए पुरस्कार। झू डाइजेन ने भव्य घोषणा की। इस बिंदु पर वे आशु जल्दी से आगे बढ़े। मालिक, क्या मुझे अब ये हथियार मालिक को सौंप देना चाहिए? हालांकि वह अभी भी इस शब्द का आदी नहीं है, फिर भी वो इसे कहने में कामयाब रहा। हॉल ऑफ मैरियड सोल्स के प्रमुख के रूप में झू डाइजेन को अपने पति ये यू को मास्टर या भगवान के रूप में संदर्भित करना चाहिए। हालांकि उसे इस तरह के शीर्षक अप्रिय लगे, इसलिए उसने किसी भी औपचारिकता को त्याग दिया और किसी भी गुप्त कर्तव्यों को त्यागते हुए अपने स्थान पर वे योशु को ये यू की सेवा करने का एकमात्र कार्य सौंपा। अब उसका एकमात्र निर्देश उसकी अच्छी सेवा करना था। आखिरकार झू डाइजेन अपने आदमी को लावारिस नहीं छोड़ सकती थी। ये व्यवस्था हाल ही में तय की गई थी और वे आशु ने पते में बदलाव के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठाया था। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से उसे देने की योजना बना रहा हूँ। झू डाइजेन ने तलवार को सावधानीपूर्वक तैयार तलवार के डिब्बे में रखते हुए उत्तर दिया। वे आशु की आंखें चौड़ी हो गईं। मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप महान स्थिति के हैं। आप अपने आप को जोखिम में नहीं डाल सकते। समस्या क्या है? मैंने फैसला कर लिया है, इसलिए अब और मत कहो। झू डाइजेन ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। जब से उसने आखिरी बार ये यू को देखा था, बहुत समय हो गया था। उसकी लालसा अदम्य थी, जिसने उसे किंग्युन संप्रदाय को व्यक्तिगत रूप से तलवार सौंपने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा झू डाइजेन ने पहले से ही इस तलवार का नाम रखा था, इसे गहरे महत्व से जोड़ते हुए। उसे उम्मीद थी कि ये यू को ये पसंद आएगा। अध्याय 263। पूर्वी सागर के तल पर ये यू ने सामने खाई को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। क्या आप निश्चित हैं कि यह पूर्वी समुद्री खजाने का प्रवेश द्वार है? मैं दृढ़ हूँ। सु याओ का स्वर दृढ़ था। सपनों की दुनिया में वापस जब सु याओ को महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट का रहस्य पता चला, तो वह स्वर्गारोहण के कगार पर थी। शब्द पूर्वी समुद्री खजाना आकर्षक थे, लेकिन ये यू पहले ही मर चुका था, जिससे उसे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका एकमात्र विचार स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना था। अपनी मृत्यु से पहले ये यू ने उससे ऊपर चढ़ने और ऊपर की दुनिया को देखने के लिए कहा था, जिसे उसने इस उम्मीद में मान लिया कि वह किसी दिन पुनर्जन्म लेकर उसके साथ शामिल हो सकता है। उसने महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट को ये यू के बर्फीले ताबूत में लौटा दिया था और अकेले ही ऊपर चढ़ गई थी। लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र में उसके आगमन के बिना 1000 वर्षों तक अकेले इंतजार करने के बाद सु याओ अलगाव को सहन करने में असमर्थ थी। उसने सपने से जागते हुए अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। अब रसातल के सामने खड़े होकर उसकी निगाहें दृढ़ थीं। यदि वह इस जीवन को दोबारा जी सकती, तो ये पूर्वी समुद्री खजाना ये यू का होता। वह इसे अपने दहेज का हिस्सा मानती थी। पति, मुझे महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट का उपयोग करने की अनुमति दे। हमारे बीच क्या आपको अनुमति भी कहना चाहिए? ये यू ने हंसते हुए त्रिशूल उसकी ओर उछाल दिया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह चीजों को अनावश्यक रूप से औपचारिक बना रही थी। त्रिशूल उसे उसका उपहार था, इसलिए इसे ऋण कहना अत्यधिक विनम्र लगा। हाँ, आज रात उसे इस दूरी को दूर करने के लिए उसे कुछ सुलेख सिखाने पर काम करना होगा। त्रिशूल लेकर सु याओ ने उसे अपने सामने खड़ा किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित किया। तुरंत इसने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की, जिससे आसपास का समुद्री जल अलग हो गया, जिससे एक सूखी हवा से भरी जगह बन गई, जिससे ये यू को पुरानी यादों का एहसास हुआ। रसातल के आगे जमीन पर एक खोखला गड्ढा दिखाई दिया, जो बमुश्किल दिखाई दे रहा था। अपनी पूंछ को खूबसूरती से लहराते हुए सु याओ ने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके बाल लहरा रहे थे और वह राजसी आत्मविश्वास की आभा बिखेर रही थी, जैसे कि वह गहरे समुद्र की रानी हो। वह नीचे उछली और अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल को गड्ढे में धकेल दिया। अगले ही पल आसपास का वातावरण तीव्रता से हिलने लगा और उनके सामने की खाई शानदार ढंग से चमकने लगी। बाहर से तो भीतर का दृश्य बिल्कुल धुंधला था। सु याओ ने सांस छोड़ी और ये यू के पास आ गई। पति, ये वह स्थान है जिसे पूर्वी समुद्री खजाने के नाम से जाना जाता है। चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें जलसार मिलेगा। ये यू ने सिर हिलाया, अब इस पर कोई सवाल नहीं उठाया और सु याओ को प्रकाश में ले आया। यह ऐसा था मानो वे आसानी से पारगम्य पानी की बाधा से होकर गुजरे हों। अंदर एक शानदार ड्रैगन महल उनके सामने चमक रहा था। भव्य संरचना विस्मयकारी थी, यहाँ तक कि सु याओ भी क्षण भर के लिए अवाक रह गई। वह भी यहाँ पहली बार आई थी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के महल में आगे बढ़े। उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर और एक दीवार मिली जिसमें अनगिनत डिब्बे थे, जिनमें सभी प्रकार की वस्तुएं थीं।
तकनीक, आध्यात्मिक कलाकृतियां, स्वर्गीय खजाने, सभी प्रचुर मात्रा में। सबसे ऊपर एक हल्का चमकता हुआ नीला रत्न रखा हुआ था। वह रत्न, सू याओ ने समझाया, पूर्वी समुद्री मोती है। इसे महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट में एम्बेड करें और यह अपनी सील खोल देगा, इसे एक अर्धअमर हथियार में बदल देगा। ये यूं आश्चर्यचकित होकर बड़बड़ा रहा था, एक अर्धअमर हथियार, इतना शक्तिशाली। सपनों की दुनिया में अपने पुरस्कारों से ये यू को पता चल गया था कि त्रिशूल सील कर दिया गया था, लेकिन उसने यह मान लिया था कि सील खुलने के बाद अधिक से अधिक यह एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति बन जाएगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अर्धअमर हथियार के स्तर तक पहुंच जाएगा। उस स्थिति में शायद समुद्र का राजा बनना इतना बुरा नहीं था। सू याओ ने सिर हिलाया। वास्तव में किंवदंती है कि त्रिशूल एक बार ड्रैगन किंग का हथियार था। हजारों साल पहले एक बड़ी आपदा के बाद ड्रैगन जाति गायब हो गई और पूर्वी सागर मोती गायब हो गया। तभी त्रिशूल नाग कबीले के हाथों में पड़ गया। अन्यथा यांग क्यूई जैसा तीसरे दर्जे का व्यक्ति इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। हजारों साल पहले एक आपदा, ड्रैगन जाति का लुप्त होना, क्या हुआ? सू याओ ने उत्तर दिया, बहुत पहले सच्चे ड्रैगन ने पूर्वी सागर पर शासन किया था। नागुम या भूमि ड्रैगन जैसे नकली ड्रैगन नहीं, बल्कि असली ड्रैगन, समुद्र के सच्चे शासक। ये ड्रैगन महल कभी उनका था, यही कारण है कि इसमें इतनी सारी कीमती वस्तुएं थीं। लेकिन वे हजारों साल पहले अचानक गायब हो गए। ऐसा कहा गया था कि यह एक बड़ी आपदा के कारण हुआ था, हालांकि कोई भी विवरण नहीं जानता है। जब मैं स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ा तो मैंने उत्तर की खोज की, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रैगन के बारे में जानकारी गायब हो गई है। कुछ शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सील कर दिया गया है। ये यू की नाराजगी गहरी हो गई। एक और विपदा, स्वर्गीय क्षेत्र में उन्होंने अमर संप्रदायों के खंडहर देखे थे और अमर लोगों को अतीत की उथल पुथल के बारे में बात करते सुना था। क्या इनका ड्रैगन रेस से कुछ लेना देना हो सकता है? जैसे ही उसने विचार किया, सू याओ की आंखें चमक उठीं। उसने दूसरी पंक्ति के एक डिब्बे की ओर इशारा किया। देखो पति, वह जलसार होना चाहिए, बूंद जैसा, शुद्ध और पारभासी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए ये यू ने एक पारदर्शी बोतल देखी जिसमें कई तैरती हुई पानी की बूंदें थीं। उसका हृदय खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार उसे वह मिल गया जिसके लिए वह आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जलसार लिया और सू याओ को बुलाया। साथ में उन्होंने अपने आसपास की हर चीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चूंकि वे यहाँ थे, वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे। उन्हें मूल्यवान हर चीज लेनी पड़ी। हालांकि आध्यात्मिक कलाकृतियां और तकनीकें सबसे उच्च स्तरीय नहीं थीं, फिर भी उन्हें रखने से कोई नुकसान नहीं होगा। विशेषकर आध्यात्मिक पत्थर वहां कभी भी बहुत अधिक नहीं हो सकते। उसने सोचा कि वह होंग लुवान के साथ कुछ बातें साझा कर सकता है। उसके सन की मालिक के पास उसे आश्चर्यचकित करने के लिए और भी खजाने हो सकते हैं। जैसे ही ये यू और सू याओ व्यस्त थे, एक विशाल अजगर बाहर से आया। गर्जन, इसकी प्रचंड गर्जना से समुद्र तल हिल गया, जिससे 100 मील के दायरे में समुद्री जीव भयभीत होकर भागने लगे। हालांकि इस स्थान पर पहुंचते ही हजारों फुट लंबे अजगर ने तुरंत अपना घमंडी सिर नीचे कर लिया। ये किसी मामूली कारण से नहीं था। इसका उद्देश्य 2 दिव्य युवतियों को इसके सिर के ऊपर से अधिक आसानी से उतरने की अनुमति देना था। हाँ, ये ड्रैगन क्लिश क्षेत्र के चरम पर केवल एक पर्वत था। इसके सिर पर खड़ी 2 महिलाएं सच्ची स्वामी थीं। दोनों अतुलनीय रूप से सुंदर थे और यदि ये यू मौजूद थे तो वो तुरंत उन्हें पहचान लेगा। जुओ यंगचुन, पुनर्जन्मित दिव्य, और रुवान लियान्यू, आत्माफल युवती जो सपनों की दुनिया में अप्राप्य सुंदरता का उसका आदर्श थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों एक साथ दिखेंगे। फिर भी भाग्य अजीब तरीकों से काम कर सकता है, अक्सर उन लोगों को एक साथ लाता है जिनके मिलने की संभावना सबसे कम होती है। 2 महीने पहले जुओ यंगचुन और रुवान लियान्यू की मुलाकात संयोग से हुई थी। उस समय रुवान लियान्यू उन रास्तों पर अपने कदम फिर से बढ़ा रही थी जिन पर वो एक बार सपने में चली थी। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से घूम रहा था। वो तब जितनी दृढ़ थी, अब उसका पछतावा उतना ही गहरा है। वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी, ये समझने में असमर्थ थी कि वास्तव में उसकी परवाह कौन करता है। यदि वो उस समय थोड़ी होशियार होती तो शायद उसकी वर्तमान निष्क्रिय स्थिति के बजाय उसके और ये यू के अब तक बच्चे हो चुके होते। फिर भी इस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं था। रुवान लियान्यू ने चुपचाप ये यू का दिल जीतने की कसम खाई। सपने में उसने सैकड़ों वर्षों से अथक परिश्रम करके उसके लिए दुर्लभ खजाना इकट्ठा किया था। अब उनकी भूमिकाएं पलटने का समय आ गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने खजानों की खोज शुरू कर दी, ये उम्मीद करते हुए कि जब वो अंततः उससे दोबारा मिलेगी तो वो उसे ऐसे उपहार दे सकेगी जो उसकी भावनाओं को साबित कर सके। लेकिन उसके संकल्प के बावजूद रात के सन्नाटे में उसके लिए उसकी चाहत अक्सर असहनीय हो जाती थी। दर्द को कम करने के लिए वह अपने साथ स्प्रिट वाइन ले जाने लगी। जब भी उसके विचार उसके पास आते तो वह एक घूंट पीती थी। ऐसी ही एक रात के दौरान पूर्णिमा के चांद के नीचे जुओ यंगचुन ने रुवान लियान्यू को एक पहाड़ के ऊपर अकेले शराब पीते हुए देखा। उसका चेहरा उदास था। इस दृश्य ने जुओ यंगचुन के दिल में कुछ हलचल पैदा कर दी, क्योंकि वह भी अतीत का बोझ ढो रही थी, सपने में की गई हरकतें जिसने उसे अपराधबोध से भर दिया। भले ही वो और ये यू वास्तविकता में फिर से जुड़ गए थे, हर बार जब वो भूलने की बीमारी के बहाने को याद करती थी जो वो उसके और जू डिज़न के बीच तनाव से निपटने के लिए करता था, तो उसका दिल दुखता था। जब जुओ यंगचुन ने रुवान लियान्यू को शराब पीते देखा तो उसे लगा कि वह भी पीना चाहती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीचे आई और रुवान लियान्यू से सीधे पूछा कि क्या वह अपनी वाइन साझा कर सकती है। कभी कभी लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक साझा लुक ही काफी होता है। रुवान लियान्यू ने जुओ यंगचुन की आंखों में दुख देखा और एक रिश्तेदारी महसूस की, जैसे कि वे दोनों भटकती हुई आत्माएं हों जिनका कहीं जाना नहीं है। उसने बिना कोई प्रश्न किए शराब दे दी।
पीने के बारे में कुछ ऐसा है जो जीभ को ढीला कर देता है। लंबे समय तक छुपे हुए शब्द अंततः प्रवाहित हो जाते हैं। उस रात उन्होंने अनगिनत पे साझा किए और अपनी कहानियां साझा की। ये जानकर कि वे दोनों जिनसे वे प्यार करते थे उनके साथ मिलने का मौका चूक गए, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और रोए। इस साझा अनुभव ने एक गहरा बंधन बना दिया और सुबह होते होते वे एक दूसरे को बहने कहने लगे। शुक्र है उस रात किसी ने भी अपने प्रेमी का नाम उजागर नहीं किया था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो नशे में भाईचारा एक अटूट झगड़े में बदल गया होता। लेकिन जो अनकहा रह गया उसने एक अप्रत्याशित साझेदारी बना दी। एक ने स्मृति और साधना को बहाल करने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश की, जबकि दूसरे ने आध्यात्मिक तकनीकों और कलाकृतियों की तलाश की। चूंकि उन दोनों के लक्ष्य समान थे तो टीम क्यों नहीं बनाई गई। साथ मिलकर वे दिन में अधिक जमीन कवर कर सकते थे और रात में पेपर एक दूसरे को सांत्वना दे सकते थे। इस प्रकार मध्य महाद्वीप की महिला जोड़ी का जन्म हुआ। हालांकि रुवान लियान्यू की खेती केवल मध्यचरण एकता क्षेत्र में थी, ज़ुओ यांगचुन क्लेश क्षेत्र के शिखर पर एक पुनर्जन्मित खगोलीय के रूप में उन दोनों को पूरे महाद्वीप में ले जाने के लिए पर्याप्त ताकत से अधिक थी। साथ में उन्होंने पश्चिम से पूर्व तक भूमि को छान मारा और जो भी खजाना उनकी नजर में आया उसे जब्त कर लिया। सबसे पहले रुवान लियान्यू संसाधनों के लिए लड़ने से झिझक रहा था, लेकिन ज़ुओ यांगचुन के प्रोत्साहन से खजाने ताकतवर लोगों के लिए होते हैं। कुछ लोग अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं लेकिन उन्हें रखने की ताकत नहीं होती है। अपने पति के बारे में सोचे, उन्हें निश्चित रूप से इन संसाधनों की जरूरत है। वो और अधिक साहसी हो गईं। जल्द ही उसने थोड़ी सी भी उत्तेजना पर अपनी तलवार निकालनी शुरू कर दी। महीनों तक उनकी कड़ी मेहनत से अनगिनत खजाने मिले। बाद में जब रुवान लियान्यू मध्य महाद्वीप के किनारे पर पहुंची और अंतहीन समुद्र को देखा तो उसे अपने संप्रदाय का एक प्राचीन पाठ याद आया। इसमें पूर्वी सागर में जलसार के बारे में बात की गई थी, एक खजाना जो शरीर और आत्मा दोनों को बहाल कर सकता था और आग के जहर के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी था। उसने सोचा कि क्या इससे ज़ुओ यांगचुन के प्रिय को मदद मिल सकती है। इस सिद्धांत को सुनकर ज़ुओ यांगचुन खुश हो गया। जलसार आशाजनक लग रहा था, शायद ये वास्तव में ये यू को उसकी यादें वापस पाने में मदद कर सकता है। वह तुरंत योजना पर सहमत हो गई और दोनों पूर्वी सागर की ओर चल पड़े। उन्होंने जलसार के बारे में जानकारी की तलाश में कई समुद्री जीवों को पकड़ लिया, लेकिन पता चला कि उनमें से किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। इससे रुवान लियान्यू ने अपनी याददाश्त पर सवाल उठाया और संदेह किया कि क्या प्राचीन पाठ सटीक था। लेकिन ज़ुओ यांगचुन आश्वस्त रहे कि जलसार अस्तित्व में है। प्राचीन ग्रंथ अस्पष्ट हो सकते हैं और समय के साथ आसानी से भुला दिए जा सकते हैं, विशेषकर कम जीवनकाल वाले कमजोर समुद्री जीवों के बीच। उस स्थिति में उन्हें पूछताछ के लिए अधिक शक्तिशाली समुद्री जानवर ढूंढना होगा। तभी 1000 फुट लंबा समुद्री सांप दहाड़ता हुआ उनकी ओर आया। इससे उत्पन्न क्लेश क्षेत्र के दबाव ने आसपास के सभी समुद्री जीवों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि रुवान लियान्यू को भी एकता क्षेत्र की खेती के बावजूद असहज महसूस हुआ। लेकिन ज़ुओ यांगचुन को कभी भी झुकने की आदत नहीं थी। उसने सांप को एक ठंडी मुस्कान दी और एक ही चाय समारोह के दौरान उसने उसे पूरी तरह से वश में कर लिया। फिर उसने जलसार के बारे में जानने की मांग करते हुए कहा, मैं तुम्हें बोलने का मौका दे रही हूँ, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। यदि तुम अज्ञानता दिखाओगे तो मैं सूप के लिए तुम्हारे टेंडन का उपयोग करूंगी। उसके सौम्य स्वर ने उसके खतरनाक शब्दों को झुठला दिया, जिससे सांप हर तरफ कांपने लगा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ज़ुओ यांगचुन धोखा नहीं दे रहा था। उसके पास अपनी धमकी को भुनाने की शक्ति और इच्छा शक्ति थी। कभी कभी भाग्य रहस्यमय तरीके से काम करता है। यांगयिन नाम का ये नाग 9 सिर वाले नाग यांग जियाओ का रिश्तेदार था। वह पूर्वी समुद्री खजाने के बारे में जानता था और मौत की धमकी के तहत उसने जल्दी से समझाया। ड्रैगन के गायब होने के बाद जलसार भी गायब हो गया। लेकिन एक जगह है जिसे पूर्वी सागर खजाने के नाम से जाना जाता है, शायद आपको वहां जलसार मिलेगा। ईस्टर्न सी ट्रेजर सुनकर रुवान लियान्यू और ज़ुओ यांगचुन दोनों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह पारित करने के लिए बहुत आकर्षक लग रहा था। ये खजाना जो भी हो, उन्होंने तय कर लिया कि यह उनके प्रिय का होगा। इस प्रकार महिला जोड़ी तुरंत यांगयिन की पीठ पर सवार होकर पूर्वी सागर में खजाने वाली जगह की ओर चल पड़ी। और अब वे यहाँ थे। जैसे ही वे पहुंचे, यांगयिन आश्चर्यचकित रह गए। वह शुरू में गणना कर रहा था कि कैसे वह चतुराई से इस तथ्य को सामने ला सकता है कि खजाने की जगह में प्रवेश करने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है, जिसे केवल महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट के साथ ही खोला जा सकता है। आखिरकार अपार शक्ति भी इसके बिना पहुंच प्रदान नहीं करेगी। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ, पूर्वी समुद्री खजाना पहले ही खोला जा चुका था। क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि यांग जियो पहले ही प्रवेश कर चुका हो? पूर्वी समुद्री खजाना स्थल के किनारे पर ज़ुओ यांगचुन ने जमीन पर पड़े महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट पर नजर डाली, फिर उनके सामने चमकते प्रवेश द्वार पर अपनी उंगलियों के झटके से उसने एक विशाल हाथ बनाया, जिसने ड्रैगन के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे यांगयिन का विशाल सिर समुद्र तल में जा गिरा। तीव्र दर्द ने यांगयिन को स्तब्ध कर दिया और उसने घबराहट में ज़ुओ यांगचुन की छोटी आकृति को देखते हुए अपना संयम वापस पाने के लिए संघर्ष किया। अमर, क्या मैंने कुछ गलत किया? ज़ुओ यांगचुन ने चमकते प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। बताओ, यह क्या है? यांगयिन क्षण भर के लिए ठिठक गया। उसकी ड्रैगन आंखें निराशा से चमकने लगीं। क्या वह बस पूछ नहीं सकती थी? क्या उसे बल प्रयोग करना पड़ा? क्या थोड़े से सम्मान के साथ बातचीत करना इतना कठिन है? जब उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया तो ज़ुओ यांगचुन का चेहरा काला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और वह बेरुखी से बोली, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलने की सोच रहे हो? नहीं नहीं, यांगयिन ने सहजता से पीछे हटते हुए जल्दी से समझाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि खजाना स्थल पहले ही खोला जा चुका है और कोई अंदर है। इस बिंदु पर यांगयिन ने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया था।
भले ही यांग जियो अंदर था, उसके पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि ज़ुओ यंगचुन उसे मौके पर ही कुचल सकता है और देगा। ये सुनकर रोवान लियान्यू तुरंत अंदर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ज़ुओ यंगचुन ने उसे रोक दिया। दीदी, क्या बात है? समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वे सारा खजाना ले लेंगे तो हम हार जाएंगे। रोवान लियान्यू ने भ्रमित होकर पूछा। ज़ुओ यंगचुन चुप रही, उसकी नज़र यांगियन पर टिकी रही। एक पल के विचार के बाद उसने जटिल मोहरों की एक श्रृंखला बनाई और अपनी हथेली यांगियन के सिर पर दबा दी। एक पल में एक सुनहरा रून प्रकट हुआ और यांगियन का ड्रैगन चेहरा विकृत हो गया क्योंकि वह कठोर हो गया, धीरे धीरे समुद्र तल में डूब गया। ये देखकर रोवान लियान्यू और भी हैरान हो गया, लेकिन इस बार सवाल पूछने से पीछे हट गया। केवल कुछ सांसों के बाद यांगियन ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली, धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब खाली और बेजान थीं। ज़ुओ यंगचुन ने व्यंग्य किया, मुझे उस तरह मत देखो। मैं तुम्हें एक मालिक सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देकर तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ। तुम एक सभ्य व्यक्ति हो और अगर कोई और होता तो उन्हें पूछने का मौका भी नहीं मिलता। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैनुअल निकाला और उसे यांगियन के सामने फेंक दिया। कवर पर 6 बड़े अक्षर साहपूर्वक अंकित थे, द सर्पेंट ड्रैगन रिवर्सन टेक्निक। यांगियन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मानव रूप में स्थानांतरित होकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ पुस्तिका को उठाया और बार बार अपना आभार व्यक्त किया। अन्य लोग शायद इस तकनीक के मूल्य को न पहचाने, लेकिन नागवंश के सदस्य के रूप में वह ठीक ठीक जानता था कि यह क्या है। ये वही तरीका था जिसे नागवंश के एक पूर्वज ने स्वर्गीय क्लेश से बचने के बाद एक सच्चे ड्रैगन में बदलने के लिए इस्तेमाल किया था, एक ऐसा स्वर्गारोहण जिसने उनकी रक्तरेखा को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसके साथ एक सच्चा ड्रैगन बनने की महत्वाकांक्षा पहुंच के भीतर थी। अगर वह एक घुड़सवार होता तो इसकी परवाह किसे थी? ड्रैगन एक ड्रैगन है और एक पर्वत के रूप में भी वह सभी छोटे ड्रैगन से ऊपर होगा। जैसे ही यांगियन ने उत्सुकता से मैनुअल पकड़ा, ज़ुओ यंगचुन ने उसे हाथ हिलाकर दूर कर दिया। अभी जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगा। यांगियन ने बहुत धन्यवाद व्यक्त किया और वफादारी की झलक में सच्चाई उगल दी। पूर्वी सागर खजाना स्थल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और केवल एक व्यक्ति के पास त्रिशूल की कुंजी थी, यांगजियो, 9 सिर वाला सांप। यांगियन ने सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि यांगजियो एक असेंशन दायरे के राक्षस के रूप में उतना ही दुष्ट था जितना कि वह खतरनाक था। वह एक महिलावादी था और उसके दोनों स्वामी अद्भुत सुंदरियां थे, इसलिए यदि वे उसे हरा नहीं सकते तो पीछे हट जाना बुद्धिमानी होगी। हालांकि वह यांग जियाओ के समान कबीले से था, यांगियन ने उसके प्रति द्वेष रखा था और अब जब उसने ज़ुओ यंगचुन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी तो उसके पास यह आशा करने का हर कारण था कि यांग जियाओ का अंत हो जाएगा। यांगियन के चले जाने के बाद ज़ुओ यंगचुन और रोवान लियान्यू ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। एक उद्गम क्षेत्र, 9 सिर वाला सांप। रोवान लियान्यू ने चिंता से भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया। ज़ुओ यंगचुन हंसे, मूल रूप से मैं केवल अपने पति के लिए एक माउंट की तलाश में थी। कौन जानता था कि यहाँ अप्रत्याशित लाभ होगा। चिंता मत करो, जब तक वह असेंशन क्षेत्र में देर से नहीं आता मुझे डर नहीं है। आश्वस्त होकर रोवान लियान्यू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर बहन लड़ने को तैयार है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। आखिरकार ये सब हमारे प्यारे के लिए है। चलो ये करते हैं। ये सही है, ज़ुओ यंगचुन ने सहमति व्यक्त की, उसकी आंखें चमक उठीं। अगर यह उसे खुश करता है तो यह इसके लायक है। यही सोचकर दोनों ने तुरंत एक योजना बनाई। खजाना स्थल पर आंख मूंदकर प्रवेश करना लापरवाह होगा। ऐसे स्थानों में अक्सर अस्थिर स्थान होता था। एक भी गलत कदम पतन का कारण बन सकता है। बाहर इंतजार करना और सही समय आने पर हमला करना बुद्धिमानी होगी। जैसे ही उन्होंने योजना पूरी की, प्रवेश द्वार से प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। कोई बाहर आ रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ुओ यंगचुन और रोवान लियान्यू ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। आखिरकार यह एक असेंशन क्षेत्र का सांप था, उसे सावधानी से पकड़ना आवश्यक था। इस बीच ये यू ड्रैगन महल को साफ करने के बाद सु याओ के साथ उभरा केवल 5 विशाल आध्यात्मिक मूर्तियों द्वारा स्वागत किया गया, जिनमें से प्रत्येक 5 मौलिक शक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे ही उसने खुद को दिखाया, मूर्तियों ने जोरदार प्रहार शुरू कर दिया। समुद्र की तलहटी जोर से हिल गई, प्रकाश फूट पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्वनाशकारी दृश्य हो। रेत और टूटे हुए पत्थरों की लहरें बाहर की ओर उठ रही थीं, जिससे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। बिना समय बर्बाद किए रोवान लियान्यू ने अपने शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार छोटी तलवार वांग्यू को बुलाया और साइलेंट मून ओब्लिवियन स्लैश को अंजाम दिया। अव्यवस्था के बीच तलवार चमक उठी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वांग्यू, जिसे स्लैश के बाद स्वचालित रूप से वापस आ जाना चाहिए था, वापस नहीं आया। उसने महसूस किया कि तलवार को मजबूती से नियंत्रित किया जा रहा है, जैसे एक परिचित आवाज ने पुकारा, वांग्यू। रोवान लियान्यू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रोवान लियान्यू अविश्वास से देखते हुए ठिठक गया। वह आवाज क्या ही ये यू थी? उसके बगल में ज़ुओ यंगचुन भी अपने ट्रैक पर रुक गई, परिचित स्वर में स्पष्ट। इसमें कोई संदेह नहीं था, यह उनका पति ये यू था। ज़ुओ यंगचुन ने अपनी आस्तीन लहराई और 5 आत्मा की मूर्तियों ने रेत और मलबे के बादलों को तितर बितर करते हुए भीतर के दृश्य को प्रकट किया। ये यू वहां खड़ा था, उसने नीली रोशनी की ढाल के भीतर सु याओ को अपने पास रखा हुआ था, उसका हाथ वांग्यू को पकड़े हुए था। उसकी नज़र ज़ुओ यंगचुन और रोवान लियान्यू के बीच चली गई, उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति बढ़ती जा रही थी। आखिर आप दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम अपने ही पति की हत्या की साजिश रच रही हो? ये यू की अचानक उपस्थिति ने ज़ुओ यंगचुन और रोवान लियान्यू दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया।
फिर उन्हें अपने ही पति की हत्या का प्रयास वाक्यांश याद आया। उनके हृदय खुशी से भर गए। क्या यह उसकी पहचान की अप्रत्यक्ष स्वीकृति हो सकती है? जुओ यंगचुन और रुवान लियान्यू ने एक सुर में कहा, बहन, यह मेरे पति हैं, ये यू। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। जिस आदमी को वे दोनों पसंद करते थे वो वही व्यक्ति निकला। यह क्या था? बहनें प्रतिद्वंदी बन रही हैं। उनके रिश्ते की स्थिति में बदलाव इतना अचानक हुआ था कि जुओ यंगचुन और रुवान लियान्यू पूरी तरह से तैयार नहीं थे। उनका दिमाग खाली हो गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन ये यू ने उन्हें प्रक्रिया के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। वह स्वप्न से दोनों महिलाओं को गंभीरता से देखते हुए आगे बढ़ा। तो बताओ, तुम दोनों वास्तव में क्या योजना बना रहे थे? सु याओ ये यू के पीछे खड़ा था और सावधानी से रुवान लियान्यू और जुओ यंगचुन को देख रहा था। वह जानती थी कि ये यू की अन्य करीबी महिला साथी भी थी और उन्हें उनके अस्तित्व पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार अधिक बहनें, जब तक ये यू उसे पसंद करती थी और कुछ मायने नहीं रखता था। लेकिन अगर किसी ने ये यू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, फिर क्षमा करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे, उन्हें मरना ही होगा। यदि ये यू खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सका तो सु याओ को उसके लिए इसकी देखभाल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह नहीं चाहती थी कि ये यू के साथ जिस भावी खुशी की उसने कल्पना की थी उसमें कोई बाधा न आए। ये यू की फटकार भरी निगाहों के तहत रुवान लियान्यू को बेचैनी और अपराधबोध की लहर महसूस हुई, खासकर सपनों के दायरे की घटनाओं पर विचार करते हुए। उसने जल्दी से उस गलतफहमी के बारे में बताया जो हुई थी। ये सुनकर ये यू हंसे बिना नहीं रह सका। किसने सोचा होगा कि ऐसा विचित्र संयोग ड्रैगन की गलत धारणाओं के कारण उसे लगभग मार डालेगा। यदि उसने समय रहते रक्षात्मक संरचना सक्रिय नहीं की होती तो परिणाम घातक हो सकता था। यह एहसास होने पर कि यह सब गलतफहमी थी, सु याओ की आंखों में ठंडक धीरे धीरे कम हो गई और उसके हाथ, जो उसकी आस्तीन में बंधे हुए थे, आराम करने लगे। हालांकि जुओ यंगचुन थोड़ा थपथपाया, उसकी नजर ये यू के बगल में खड़े सु याओ और पास में रुवान लियान्यू पर पड़ी। उसे कड़वाहट का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि झू डाइजेन, जिसका वह पहले सामना कर चुकी थी, उसकी प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी थी। लेकिन अब उसे पता चला कि ये यू की सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पत्नियां थीं। पहली बार जुओ यंगचुन को संकट का भारी एहसास हुआ। ये यू ने जुओ यंगचुन की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा और धीरे से पूछा, क्या गलत है? सच तो यह है कि ये यू को इस पुनर्जन्मित दिव्य महिला से गहरा लगाव था। जुओ यंगचुन झिझकी, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये देखकर ये यू ने आगे दबाव नहीं डाला। अब जब उसने जलसार प्राप्त कर लिया था तो वो लिन म्योक्सु को बचाने के लिए किंग्युन संप्रदाय में लौटने के लिए उत्सुक था। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का मामला था और कोई नहीं जानता था कि लिन म्यासु का शरीर कितनी देर तक सह सकता है। स्वाभाविक रूप से जल्द लौटना उनकी प्राथमिकता थी। ये यू ने प्रस्थान की तैयारी करते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। जुओ यंगचुन का दिल पसीज गया। उसने सहज ही सोचा कि ये यू को अभी भी अपनी यादें वापस नहीं मिली हैं। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उसने अपना पूरा साहस जुटाया और ये यू की आस्तीन खींची। कृपया अभी जल्दी मत करो। यहाँ मैंने इन्हें आपके लिए एकत्र किया है। वे ऐसे खजाने हैं जो आपकी याददाश्त और साधना को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे, और अगर किसी दिन तुम्हें मेरी याद आए तो कृपया मुझे ढूंढने आओ, ठीक है? जुओ यंगचुन ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और अपने कांपते हाथ में एक भंडारण अंगूठी पकड़ ली। ये यू उसके हाथ कांपते हुए साफ देख सकता था। उस क्षण उसके हृदय में मिश्रित भावनाएं भर गईं। एक समय गर्व करने वाली जुओ यंगचुन, जो जीवन से इतनी भरपूर थी, वो कब इतनी सतर्क हो गई थी? ये यू उसे इस तरह नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। ये यू को अविश्वास से देखते हुए जुओ यंगचुन का पूरा शरीर कांप उठा। सचमुच, मैं कर सकता हूँ। ये यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर वह सु याओ की ओर मुड़ा, जिसका चेहरा प्रत्याशा से चमक उठा। यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। सु याओ खिलखिलाकर मुस्कुराए। अगर मेरे पति मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उनकी बात मानूंगी। जबकि जुओ यंगचुन और सु याओ खुश थे, रुवान लियान्यू एक तरफ खड़ी थी और अपने पूरे अस्तित्व में ठंडक महसूस कर रही थी। क्या ये यू का ये दिखाने का तरीका था कि वो कहाँ खड़ा है? ऐसा लगता था कि उसने अभी भी समानांतर दुनिया के भावनात्मक घावों को जाने नहीं दिया है। रुवान लियान्यू ने आत्मनिंदा भरी हंसी छोड़ी। वास्तव में यह उचित ही था कि उसने ऐसा नहीं किया। उस समानांतर दुनिया में उसने उसके साथ ऐसी अवर्णनीय बातें की थीं। अब त्याग दिया जाना ही उचित था। उसने सोचा कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो उसका अपना काम है। इसके बावजूद जो खजाना उसने बड़ी मेहनत से उसके लिए इकट्ठा किया था, वह अब भी उसे देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने उसके फिगर को देखा, अस्वीकृति के डर से वो खुद को आगे नहीं बढ़ा सकी। इसलिए उसने जुओ यंगचुन की ओर देखा। उसके माध्यम से ये यू को खजाना देने पर विचार किया। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो चुपचाप देना भी संतुष्टिदायक होता है। समानांतर दुनिया में रुवान लियान्यू को इतना कुछ मिला था, उसे कभी नहीं पता था कि ये यू का काम था। वह हमेशा सोचती थी कि यह सब लियांग यू की ओर से था। शायद इस वास्तविकता में वह अपने कृत्यों का प्रायश्चित कर सकती थी। जैसे ही रुवान लियान्यू जुओ यंगचुन से ये यू को खजाना देने के लिए फुसफुसाने वाला था, उसने अचानक उसकी ओर इशारा किया। आप भी हमारे साथ आइए। रुवान लियान्यू ने परिचित आकृति को देखते हुए अचानक अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू मिश्रित मुस्कान उभर आई। कुछ क्षण बाद वे सभी क्विंग्युन संप्रदाय के लिए जाने वाले एक आध्यात्मिक जहाज पर सवार होकर पानी के नीचे की जगह से चले गए। इतने सारे लोगों के साथ उचित बातचीत करने का एकमात्र तरीका स्पिरिट बोट पर सवार होना था।
इसके अलावा ली रोवांग ने जो स्पिरिट बोट उपहार में दी थी वह प्रभावशाली रूप से तेज थी। निश्चित रूप से 5 सितारे। एक बार जब वे जहाज पर थे, सू याओ ये जानते हुए कि ये यू को जुओ यंगचुन और रुवान लियान्यू के साथ कुछ चर्चा करनी है, चाय बनाने के बहाने खुद को माफ कर दिया और चली गई। सू याओ वास्तव में हर आदमी के दिल में आदर्श पत्नी थी, कोमल, विचारशील और अविश्वसनीय रूप से समझदार। ऐसी विचारशील पत्नी के लिए ये यू निश्चित रूप से उसे पुरस्कृत करेगा, लेकिन अभी तक नहीं। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान जुओ यंगचुन और रुवान लियान्यू पर केंद्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मुझे बताओ तुम दोनों एक साथ कैसे आए? ये सुनकर जुओ यंगचुन और रुवान लियान्यू दोनों के भाव कुछ असहज हो गए। अजनबियों से लेकर शराब पीने वाले दोस्तों, विश्वासपत्रों और यहाँ तक कि बहनों तक ये परिवर्तन सिर्फ एक रात में हुआ था। लेकिन किसने सोचा था कि किस्मत उनके साथ ऐसी चाल खेलेगी? जिस आदमी को वे दोनों प्यार करते थे वो वही व्यक्ति निकला। तो अब वे क्या थे? नियति द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को एक साथ लाया गया। एक क्षण के लिए उनके हृदय द्वंद्वग्रस्त हो गए। अंत में रुवान लियान्यू ने सब कुछ समझाने का बीड़ा उठाया। उसने जुओ यंगचुन की प्रशंसा की, ये पुष्टि करते हुए कि जुओ वास्तव में ये यू को प्यार करती थी और उसने जो कुछ भी किया वो उसकी याददाश्त ठीक करने के लिए था। जब वो इस बिंदु पर पहुंची तो रुवान लियान्यू रुक गई और उसकी आवाज में घबराहट के संकेत के साथ ये यू की ओर मुड़ गई। तुम सच में अपनी याददाश्त खो चुके हो? ऐसा कब हुआ? ओह मेरी हाल ही में मेरी आत्मा के साथ कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं। मेरी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन अब ये ठीक है, ये यू ने जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई क्योंकि वह एक छोटा सा बहाना बनाने में कामयाब रहा। ये यू को ये कहते हुए सुनकर कि उसकी यादें वापस आ गई हैं, जुओ यंगचुन तुरंत बहुत उत्साहित हो गया। उसने झट से पूछा, तो क्या तुम्हें मैं याद हूँ? ये यू ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे याद है, तुम मेरी पत्नी हो, हमने जिक्सियाओ संप्रदाय में शादी की। उन शब्दों ने जुओ यंगचुन को मौके पर ही रोने पर मजबूर कर दिया। एक ओर वह बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि बादलों के छंटने के बाद उसने आखिरकार रोशनी देख ली है। दूसरी ओर वह गहरी आत्मग्लानि से भर गई। सच में ये यू ने अपना विचार पूरा नहीं किया था। हालांकि शादी करना वास्तव में मधुर था, उनका एक साथ बिताया खुशी का समय केवल 3 दिन ही चला था। निर्वासन का स्थान उनके दुर्स्वप्न की शुरुआत का प्रतीक था। यदि जुओ यंगचुन ने तब संकोच नहीं किया होता तो वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती। शायद वे एक साथ प्रेमपूर्वक रहना जारी रख सकते थे। यह मामला जुओ यंगचुन के दिल में लगभग एक बुरा सपना बन गया था। उसके पास ये यू को समझाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अंततः उसके सारे शब्द केवल 3 शब्दों में सिमट गए। मुझे माफ करें। ये यू ने जुओ यंगचुन के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, मैं समझता हूँ आपका ऐसा इरादा नहीं था, और वो कुछ ऐसा था जो एक समानांतर दुनिया में घटित हुआ। ये सब अब अतीत में है। फिर ये यू ने फिर से समानांतर दुनिया को सामने लाया। जुओ यंगचुन का सफलतापूर्वक ध्यान भटकाया और उसके गालों पर आंसू पोंछ दिए। आंसुओं के साथ मिश्रित मुस्कान के साथ जुओ यंगचुन ने अंततः अपने दिल की बेड़ियां खोल दी। लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से ये यू से वादा किया, पति, आने वाले वर्षों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने जो गलतियां की उनकी भरपाई करूंगा। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, बोलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि जुओ यंगचुन खड़ा हो गया है। उसके दिल को झटका लगा और वो सहजता से आधा कदम पीछे हट गया। उनकी याद में जुओ यंगचुन एक पुनर्जन्मित दिव्य व्यक्ति था जो बहादुर और भयंकर था। झू डिजिन के साथ उनकी पहली मुठभेड़ के बाद उसने झू डिजिन से किनारा करते हुए जाने का नाटक किया था और फिर चुपके से स्पिरिट बोट में घुसपैठ कर ली, जो जाहिर तौर पर इसी कमरे में थी, और ये यू पर अपनी छाप छोड़ गई। ये यू को उसके जंगली तरीकों से कोई परहेज नहीं था, लेकिन अब रुवान लियान्यू अभी भी यही था। चाहे वो कितनी भी आवेगी क्यों न हो, उसे कम से कम स्थिति पर विचार करना चाहिए। तुम खड़े क्यों हो? उसने पूछा। मैं अपनी शक्ल सूरत ठीक करने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति मुझे ऐसी अस्त व्यस्त हालत में देखे, जुओ यंगचुन ने जवाब दिया और बाहर चलने के लिए मुड़ गई। हालांकि उसने गुप्त रूप से रुवान लियान्यू को एक संदेश भेजा, दीदी, मैं अब भी आपको बहन कहती हूँ। आपने दुर्भावनापूर्ण रूप से सिर्फ इसलिए मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया क्योंकि हम एक ही आदमी को पसंद करते हैं। आपने दयालुतापूर्वक मेरी सहायता भी की, इसके लिए मैं आपको स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ अकेले रहने का मौका दे रहा हूँ। आपको इसे अवश्य ही जब्त करना होगा। ये सुनकर रुवान लियान्यू अत्यधिक प्रभावित हुआ। कसकर बंद दरवाजे को देखकर वह सचमुच चिल्लाना चाहती थी, बहन, तुम बहुत नेक हो। लेकिन अभी प्राथमिकता व्यवसाय में उतरना था। एक गहरी सांस लेते हुए रुवान लियान्यू ने अपने दाहिने हाथ से भंडारण की अंगूठी निकाली और ध्यान से उसे मेज पर रख दिया। यहाँ अंदर वे चीजें हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। मुझे आशा है कि आप मना नहीं करेंगे। ये यू ने मेज पर रखी स्टोरेज रिंग को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सपनों की दुनिया में वह हमेशा रुवान लियान्यू को चीजें देता रहा था, उसे लियांग यू से उधार लेने की जरूरत थी। लेकिन अब भूमिकाएं पूरी तरह उलट गई थीं। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित है और रुवान लियान्यू की सतर्क अभिव्यक्ति बहुत मनमोहक थी। एक पल के लिए सोचने के बाद ये यू ने मेज से भंडारण की अंगूठी उठाई। ऐसा नहीं था कि वह विशेष रूप से इसकी सामग्री चाहता था, लेकिन रुवान लियान्यू इस समय बहुत संवेदनशील था। अगर उसने मना कर दिया तो निस्संदेह वह बहुत परेशान हो जाएगी। निश्चित रूप से, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, ये यू को स्टोरेज रिंग स्वीकार करते देखकर रुवान लियान्यू वास्तव में खुश हुआ। उसके लिए ये यू की ओर से उसके प्रयासों की स्वीकृति का एक रूप था। उस पल का फायदा उठाते हुए जब आसपास कोई नहीं था, रुवान लियान्यू ने अपना सारा साहस जुटाया और बहुत धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ये यू क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, हैरान हो गया। क्या आप कर सकते हैं?
पहले आपने कहा था कि आप हमारे रिश्ते के बारे में ध्यान से सोचेंगे। अब जब इतना समय बीत गया है तो क्या हम अब भी साथ रह सकते हैं? मैं दाव की कसम खाता हूँ कि मैं इसे आपके सामने ठीक से रखूंगा। रुवान लियान्यू मेज पर झुक गई, ये यू के करीब आ गई, उसकी आंखें आशा से भर गईं। उसने जो ढीले कपड़े पहने थे उससे उसकी आकृति अतिरंजित हो गई थी, जिससे ये यू अनायास ही हौंफने लगा था। बातचीत ने अचानक इतना तीव्र मोड़ क्यों ले लिया? ये यू ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया। मुझे लगता है कि हम इसे आजमा सकते हैं। इस बिंदु पर ये यू को सब कुछ समझ में आ गया था। एक से अधिक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचेगी, और यह स्पष्ट था कि उसे वास्तव में अपने पिछले कार्यों पर पछतावा था। अगर ऐसा था तो उसे मौका क्यों नहीं दिया गया? सचमुच आप सहमत हैं? रुवान लियान्यू ने खुशी से चिल्लाते हुए तुरंत खुद को ये यू की बाहों में फेंक दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे तुम्हें ठीक से बना दूंगा। ये यू सहज रूप से कहना चाहता था कि यह आवश्यक नहीं था, लेकिन साथ ही वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि उसका प्रतिफल क्या होगा। जैसे ही ये यू पूछने ही वाला था, रुवान लियान्यू अचानक उसके आलिंगन से दूर हो गया। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, उस समय हमने शादी की और दाव भागीदार बन गए, लेकिन हमने कभी अंतिम चरण पूरा नहीं किया। ये सुनकर ये यू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जैसे उसे अचानक कुछ एहसास हुआ हो। उसने जल्दी से अपने हाथ लहराए और कहा, बिल्कुल नहीं। सू याओ और जुओ यंगचुन अभी भी बाहर हैं। रुवान लियान्यू ने उसकी कोई भी आपत्ति नहीं सुनी और तुरंत ये यू को कुन चरित्र तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए खींच लिया। इस बीच सू याओ और जुओ यंगचुन स्पिरिट बोट के डेक पर बातें कर रहे थे। चूंकि ये उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए दोनों महिलाएं अपनी बातचीत में अपेक्षाकृत संयमित थीं। हालांकि वे दोनों समझ गए कि अगर वे ये यू को पसंद करते हैं तो उन्हें उसके बारे में सब कुछ स्वीकार करना होगा। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे दोनों भविष्य में संभवतः एक दूसरे को बहनों के रूप में संदर्भित करेंगे। एक दूसरे से पहले से परिचित होना अच्छी बात थी, लेकिन एक पल में सू याओ और जुओ यंगचुन दोनों ने अपने अंदर एक कपकपी महसूस की और जटिल भावों के साथ मुड़ गए। क्लेश क्षेत्र के कृषकों के रूप में उनकी इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र थीं। स्वाभाविक रूप से जुओ यंगचुन के पास शब्द नहीं थे। बहन, क्या तुम हमेशा इतनी उतावलेपन से काम करती हो? आपको अकेले जगह देने का मतलब आपको पकड़ने के लिए है, सुलेख का अभ्यास करने के लिए नहीं। हमारी नाक के नीचे छिपकर आप वास्तव में हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। सू याओ ने अपनी त्वरित बुद्धि से तुरंत एक ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित किया। बाहर थोड़ा शोर है, चलो अपनी बातचीत जारी रखें। जुओ यंगचुन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह इसे संभाल नहीं सकी। बात करना, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब हम किसी भी विषय पर बात भी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मूड किसका है? इस बीच किंगयुन संप्रदाय के भीतर संत यून रामू ने असमंजस में अपने स्वामी की ओर देखा। मास्टर, क्या आपका मतलब यह है कि ये यू राक्षस लिनफेग्युआन के हाथों से बच गया है? लुओजी ने सिर हिलाया। यून रामू ने अपने अभी भी हल्के दर्द वाले सिर को रगड़ा, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ कितना अवास्तविक था। वह दानव दमन पर्वत में बेवजह बेहोश हो गई थी, और जागने पर किसी ने कहा कि ये यू को लिनफेग्युआन ने ले लिया था, उसका जीवन अनिश्चित था। लेकिन अब लुओजी ने कहा कि ये यू सफलतापूर्वक बच निकला है। क्या कथानक इतना उथल पुथल भरा था। जैसे ही यू रामू आगे पूछने ही वाली थी, उसे अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा में एक परिचित उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। उसने जल्दी से बाहर देखा। ऊर्जा बहुत परिचित थी। ये दाकियान राजवंश की महारानी ली रोवांग का था, और उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि अन्य लोग भी थे। अध्याय 268। क्विंगयुन संप्रदाय की 5 फिंगर्स पीक के भीतर लिन मियासु क्रॉस लेग्ड बैठे हुए, दूर की ओर देखते हुए विचारों में खोए हुए थे। हाल की घटनाओं से वह हैरान थी। जब ये यू बेहोश थी तो उसने विगोसफोर्ड हॉट क्यों नहीं लिया? इसके बजाय उसने उसे ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किए। ऐसा व्यवहार ये परिवार के समतुल्य आदान प्रदान के सिद्धांत के पूरी तरह से विपरीत था। वह क्या सोच रहा था, या उसके कुछ और इरादे थे? इसके अलावा यहाँ उस महिला से सामना होने पर वह हैरान रह गईं, जिसे उसने हजारों साल पहले देखा था। वह अब तक ऊपर क्यों नहीं चढ़ी? इसके बजाय वो किंगयुन संप्रदाय की एक बुजुर्ग और एक चोटी की स्वामी बन गई थी। होंगलुआन, आप क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा है कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, या कि आप चढ़ना नहीं चाहते? लिन मियासु को लगा कि दूसरी संभावना अधिक है। होंगलुआन की शक्ति के साथ आरोहण एक आसान काम होगा, लेकिन अगर किसी को मौका मिले तो वह अमर बनने का विकल्प क्यों नहीं चुनेगा? क्या ये दुनिया सचमुच इसमें रहने लायक थी? लिन मियासु ने आह भरी। 30,000 वर्षों तक सील रहने के बाद ये दुनिया उसे बेहद अपरिचित महसूस हुई। लोग भी बहुत अलग लग रहे थे। अगले ही पल उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और सहजता से अपने मुखौटे की ओर पहुंच गई। फिर भी कुछ झिझक के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, वो ये यू को फंसाना नहीं चाहती थी। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि लिनफेग्युआन वास्तव में एक महिला थी। यहाँ तक कि होंगलुआन को भी पहले नहीं पता था। अब जबकि होंगलुआन ने उसकी असली पहचान जान ली थी, उन्होंने एक दूसरे के रहस्यों को बनाए रखने के लिए एक समझौता किया था। हालांकि अन्य लोग इतने समझदार नहीं होंगे। यदि क्विंगयुन संप्रदाय के नेता को पता चला कि वह राक्षसी कृषक लिनफेग्युआन है, तो ये यू को उसे स्वस्थ होने के लिए यहाँ लाने पर निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये कुछ ऐसा था जो लिन मियासु नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार उसने अपना असली चेहरा उजागर करने का फैसला किया। फिर भी स्थिति अभी भी अजीब लग रही थी। सभी आगंतुक महिलाएं क्यों थीं? 5 फिंगर्स पीक पर प्रकाश की 4 किरणें उतरी। दाकियान राजवंश की महारानी ली रोवांग, गन झिजुई जहर युवती और एक महान दानव, यू सिवु गुयुआन संप्रदाय के नेता, और बू लिनफेई बू परिवार के स्वामी।
ये जानने के बाद कि ये यू को लिन फेग्युआन ने ले लिया है, वे अथक प्रयास कर रहे थे। बाद में लुओजी ने ली रोवांग से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि ये यू सुरक्षित रूप से लिन फेग्युआन के नियंत्रण से बच गया है और किंगयुन संप्रदाय में लौटने के बाद कुछ पाने के लिए बाहर गया था, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएगा। ये सुनकर ली रोवांग और गन जिजुई ने बिना समय बर्बाद किए और क्विंगयुन संप्रदाय में लौट आए। आगमन पर उन्होंने अपनी निगाहें लिन मियासु की ओर निर्देशित की। वह बेहद खूबसूरत थी, एक डराने वाला आकर्षण प्रदर्शित कर रही थी। ली रोवांग ने सावधानी से पूछा, क्या आप 5 फिंगर्स पीक के शिष्य हैं? लिन मियासु ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस सरल भाव ने ली रोवांग और गन जिजुई के भावों को गहरा कर दिया। 5 फिंगर्स पीक का शिष्य नहीं, फिर भी यहाँ और बहुत आश्चर्यजनक, वे अपने संदेह के बारे में लगभग निश्चित थे। ये यू के दाव साथियों में से एक होना चाहिए। अविश्वसनीय, ये यू ने कितनी महिलाओं को मोहित किया था। इस बीच युन सिवो और बू लिनफे अचंभित रहे। उनका भावनात्मक धैर्य नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था और कोई समस्या नहीं, वे इसे संभाल सकते थे। उनके हाव भाव को देखकर लिन मियासु ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ये महिलाएं कुछ समझ पाई होंगी? यह असंभव था। 30,000 साल पहले भी हर कोई मानता था कि लिन फेग्युआन एक आदमी था, केवल कुछ ही लोगों ने उसका असली रूप देखा था। अब वो कैसे उजागर हो सकती थी? जैसे ही लिन मियासु ने विचार किया, प्रकाश की एक चमक नीचे आई, जिससे क्विंगयुन संप्रदाय की संत युन रामू का पता चला। ली रोवांग की आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए यू रामू जल्दी से आ गया था। वह नहीं चाहता था कि ली रोवांग ये यू के बहुत करीब आए। आखिरकार यू रामू के दिमाग में ली रोवांग उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। दूसरी ओर ली रोवांग को क्विंगयुन संप्रदाय की संत महिला से कोई लगाव नहीं था। उसे आते देख उसने तुरंत रुखाई से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्विंगयुन संप्रदाय की संत के रूप में मैं हमारे मैदान में जहाँ भी चाहूँ जा सकती हूँ। लेकिन अब चारों ने बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश किया, जो कुछ हद तक अशोभनीय है, क्या आपको नहीं लगता? यू रामू अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ी थी और अपनी उपस्थिति पर जोर देने की कोशिश कर रही थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, चाहे स्थिति हो या खेती, वो तुलना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपने लाभ के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वियों की मौजूदगी में उनकी जीतने की इच्छा अद्वितीय थी। अपनी हालिया बेहोशी के कारण युन रामू, ली रोवांग और गान जिजुई द्वारा 5 पवित्र भूमि स्वामियों के बचाव से अनजान थी। अगर उसे पता होता तो शायद वो खुद को थोड़ा रोक लेती। हालांकि थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं। युन सिवो और बू लिनफे युन रामू के रवैये को मनोरंजक और मनमोहक पाकर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनकी मुस्कुराहट ने ली रोवांग की झुंझलाहट को और गहरा कर दिया। हंस रहे हैं, इसमें हास्यास्पद क्या है? यह महिला आपके पति को चुराने की कोशिश कर रही है, आपको यह मनोरंजक कैसे लग सकता है? ये सुनकर युन सिवो और बू लिनफे की मुस्कान ठिठक गई। ये यू के दाव साथियों में से एक और गन जिजुई की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। उसके मन में उसकी बहन गन डोओब्री, उसकी आवाज दृढ़ थी। दीदी, हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। दृढ़ रहो, हम हार नहीं मान सकते। हमारा पति केवल हमारा ही होना चाहिए। बिल्कुल, गन जिजुई ने आगे बढ़कर उत्तर दिया और युन रामू को तीखी नजरों से देखा। कैसी संत, आप कोर फॉर्मेशन चरण के चरम पर केवल एक कृषक हैं। आप कैसे सोचते हैं कि आप हमारे पति के दाव साथी हो सकते हैं? यहाँ हम चारों क्लेश क्षेत्र या उच्चतर पर हैं। आपके पास संभवतः हमारे साथ तुलना करने के लिए क्या है? बेहतर होगा कि आप अब हार मान लें। गन जिजुई ने पासी लिन मियासु पर एक सावधान दृष्टि डाली। वो इस महिला से निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी, इतनी मजबूत कि गन जिजुई को भी भय महसूस हुआ। इसके बावजूद उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यदि जरूरत पड़ी तो वह युन रामू से शुरू करके हर एक को हरा देगी। बगल से देख रहे ली रोवांग मुस्कुराए। लड़ाई शुरू हो गई थी और यह भयंकर राक्षसी अपने स्वभाव के अनुरूप स्पष्ट और सटीक थी। उत्तम, यू सिवो और बू लिनफे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में वे चारों यहाँ खड़े थे, मूलतः क्लेश क्षेत्र के F4 थे। इतनी शक्तिशाली ताकत एक पवित्र भूमि के नेता को भी अवाक कर देगी। और फिर भी यह यू रामू थी, जो एकमात्र कोर फॉर्मेशन चरण की संत थी। उसने कैसे सोचा कि वह प्रतिस्पर्धा कर सकती है? यू रामू ने गुस्से से भरकर अपने दांत भींच लिए। हाँ, उसकी खेती घाटे का सौदा थी, लेकिन अब समर्पण करना होगा। असंभव। तो फिर मुझे आप सभी को अपना परिचय ठीक से देने की अनुमति दीजिए। आपके सामने किंगयुन संप्रदाय की संतेस यू रामू खड़ी हैं। मैं क्विंगयुन संप्रदाय के संत पुत्र, ये यू का बचपन का दोस्त और आदर्श दाव साथी हूँ। हम एक साथ सुख दुख से गुजरे हैं और हमारा बंधन सोने की तरह अटूट है। किंगयुन संप्रदाय के सभी शिष्य हमें स्वर्ग में बने जोड़े के रूप में मानते हैं। हम इतने प्यारे हैं कि हमारी प्रेम कहानी का चौथा खंड पहले ही प्रकाशित हो चुका है। युन रामू ने अपनी स्टोरेज रिंग से माई स्टोरी विद द सेंटेंस दैट मस्ट बी टोल्ड नामक 4 किताबें ली और उन्हें ली रोवांग और गन जिजुई के सामने सहजता से लहराया। उन्हें पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, बहुत बुरा, मैं तुम्हें देखने नहीं दे रहा हूँ। किताबें दूर रखने से पहले उसने चिढ़ाया। जिन लोगों ने इन्हें पढ़ा था केवल वे ही जानते थे कि ये किताबें कितनी बेतुकी नाटकीय थीं। पहली किताब के अलावा, जो ये यू और यू रामू के बीच एक मनगढ़ंत प्रेम कहानी थी, बाकी में ये यू और कई अन्य महिला कृषकों से जुड़ी कहानियां थीं। उदाहरण के लिए, तीसरी किताब की मुख्य नायिका वास्तव में ली रोवांग ही थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि यू रामू इन प्रतिद्वंद्वियों को ऐसे विवरणों की जांच करने दे। हालांकि उसने एक महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर दिया। किताबें प्रसारित होती हैं। क्विंगयुन संप्रदाय के ज्ञानोदय शिखर के शिष्य केवल अपना मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने साहित्य से संपूर्ण साधना जगत को जीतने की आकांक्षा रखते थे।
दकियान राजवंश की महारानी के रूप में ली रोवांग के पास दूरगामी संसाधन थे और वो क्विंगयुन संप्रदाय से प्रसारित होने वाली हर चीज के बारे में गहरी जानकारी रखती थी, विशेष रूप से ये यू से संबंधित किसी भी चीज के बारे में। शांत मुस्कान के साथ ली रोवांग ने अपनी स्टोरेज रिंग से 5 किताबें लीं। पहले 4 यू रामू के समान थे, लेकिन 5वें का शीर्षक अलग था, माई स्टोरी विद द सेंटेंस या ये यू ईट्स द ग्रास क्लोज टू द नेस्ट। आपकी जानकारी थोड़ी पुरानी है। ये 5वीं पुस्तक अभी 2 दिन पहले एनलाइटनमेंट पीक द्वारा जारी की गई थी। इसमें 5 फिंगर्स पीक के शिष्यों के साथ आपके संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें तोबा कियू और जी मुलिंग शामिल हैं, और आपको ये यू के एक परित्यक्त दाव साथी के रूप में लेबल किया गया है। दूसरे शब्दों में, आप कल की खबर हैं। ली रोवांग के शब्दों ने यू रामू के मुखौटे को पूरी तरह से तोड़ दिया। क्या चल रहा था? इस महिला को एनलाइटनमेंट पीक की नवीनतम पुस्तक कैसे मिली? उसने इसके बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं सुना? और परित्यक्त दाव साथी कौन था? उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यू रामू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, और जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, ली रोवांग ने एक पल में उनके बीच की दूरी को कम कर दिया, जिससे वह एक कदम पीछे हट गई। बहुत हो गया साहस। आप ठीक ठीक जानते हैं कि इन पुस्तकों में वास्तव में क्या है, और ये सब बचपन के दोस्तों की बातें। हंसने योग्य। आप और ये यू वास्तव में कभी एक साथ नहीं रहे, लेकिन हम अलग हैं। हम ये यू के असली दाव साथी हैं और हम अंतरंग रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात है, हाँ, सलाह का अंतिम टुकड़ा, छोटा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसे एक गुण के रूप में प्रदर्शित करना निश्चित रूप से है। अपनी आस्तीन की एक अपमानजनक लहर के साथ ली रोवांग के आदर्श फिगर ने यू रामू को अंतिम झटका दिया, पूरी तरह से हार। यून रामू लड़खड़ाते हुए वापस चली गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, स्पष्ट रूप से क्रोधित था। इस आदान प्रदान को देखकर लिन मियासुए आश्चर्यचकित रह गईं। कौन जानता था कि ये यू में इतना आकर्षण है, जो उसकी ओर से 5 महिलाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को भड़काता है। उनमें से 4 क्लेश क्षेत्र के स्तर पर भी कृषक थे। इस दुनिया में क्या हो रहा था? अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। पास के केबिन की खिड़की खुली और तोबा किए ब्रश लहराते हुए और चिल्लाते हुए प्रकट हुए। इस सब शोर का क्या मतलब है? क्या किसी ने सामान्य शिष्टाचार के बारे में नहीं सुना है? मैं बस अपना लेखन शुरू कर रहा था जब आप सभी ने मेरे प्रवाह को बाधित कर दिया। तुम क्या हो? इतनी भीड़ क्यों है? तोबा कियू स्पष्ट रूप से हैरान होकर बाहर चला गया। 5 फिंगर्स पीक हमेशा अपने शांत एकांत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जब से उनके कनिष्ठ शिष्य ये यू शामिल हुए, ये स्थान जीवंत हो गया था, और अब वहाँ 6 आश्चर्यजनक महिलाएं बाहर इकट्ठी थीं। बहुत सुंदर दृश्य। रुको, उसके पास एक विचार था। 6 महिलाएं अपने असली जीवन साथी के लिए लड़ रही हैं। उत्तम सामग्री। उसे ये लिखना पड़ा। जैसे ही वह जाने वाली थी, यू रामू ने मौके पर ही उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, कृपया रुको, मेरी मदद करो। इस बिंदु पर यू रामू को एहसास हुआ कि वह अकेले इन 4 महिलाओं से आगे नहीं बढ़ सकती। उसका एकमात्र विकल्प बैकअप लेना था। लिन मियासु उससे अपरिचित थी और वह नहीं बता सकती थी कि वो दोस्त थी या दुश्मन, इसलिए उसकी एकमात्र पसंद तोबा कियुए थी। आपकी मदद करें? किसमें मदद करें? तोबा कियुए ने हैरान होकर पूछा। यू रामू ने तुरंत समझाया, दीदी, ये महिलाएं ये यू की दाव साथी होने का दावा करती हैं, लेकिन आप जानती हैं कि किंग्युन संप्रदाय में मैं उनके लिए एकमात्र सच्ची दाव साथी हूँ। आपको मेरा समर्थन करना होगा। तोबा कियू के चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया और वह धीरे धीरे एक कदम पीछे हट गई और खुद को यू रामू की पकड़ से मुक्त कर लिया। उस पल में सन्नाटा छा गया। यू रामू का दिल डूब गया। बहन, क्या आप पीछे हटने के बारे में गंभीर हैं? यह एक कठोर इशारा है, क्या आपको नहीं लगता? वह समझ नहीं पा रही थी कि तोबा कियुए इतनी छोटी सी चीज में मदद क्यों नहीं करेगी। संभवतः उसे कौन रोक सकता है? एक पल सोचने के बाद तोबा कियू ने धीरे से कहा, संतेस, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अब से जूनियर ब्रदर ये यू से कुछ दूरी बनाए रखें। और जहाँ तक दाव साथी शब्द का सवाल है, मेरा सुझाव है कि आप इसका उपयोग करना बंद कर दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप देखिए, कुछ दिन पहले ही मैं उनका दाव साथी बन चुका हूँ। मेरे माता पिता और मेरे गुरु होंगयुआन इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अब यू रामू को दिल टूटने का सही मतलब पता चल गया था। उसका चेहरा भूतिया पीला पड़ गया और वह अपनी छाती पकड़कर अविश्वास में लड़खड़ाती हुई पीछे की ओर चलने लगी। दर्द असहनीय था। वह यहाँ एक सहयोगी की तलाश में आई थी, लेकिन उसे एक चलता फिरता दुर्स्वप्न मिला। दरअसल तोबा कियुए ने अपने माता पिता और अपने मालिक होंगयुआन से मुलाकात की थी, जिससे ये यू के साथ उसका रिश्ता आधिकारिक हो गया था। उसके पास एक वैध दर्जा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में यू रामू को आखिरी बार कैसे पता चला? और सबसे बढ़कर, उसने मान्यता प्राप्त दाव साथी से अपने साझा साथी के साथ उसके रिश्ते की पुष्टि करने के लिए कहा था। वो कितनी मूर्ख हो सकती है? यून रामू केवल हारकर ही पीछे हट सकी, उसकी आत्मा कुचल गई और फिलहाल उसे इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। इस बीच ली रोवांग और गन जिजुई के भाव और भी गंभीर हो गए। वे एक झूठे दाव साथी को बदनाम करने में कामयाब रहे। केवल एक और आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त साथी सामने आया। हाँ यू, आपने हमें लड़ने के लिए कितने दुश्मन दिए हैं? यून रामू के अपमानजनक रूप से घटनास्थल से बाहर निकलने के साथ सभी की निगाहें एक बार फिर तोबा कियुए पर टिक गईं। एक हल्की हवा चली, जिसने उसकी आंखों पर लगे रिबन को थोड़ा ऊपर उठा दिया, उसे एक अलौकिक सुंदरता प्रदान की, जैसे कि वो किसी पेंटिंग से बाहर निकल आई हो। उसके हाथ में ब्रश ने उसकी विद्वतापूर्ण आभा को और बढ़ा दिया। ली रोवांग को तुरंत गुस्सा आ गया। तो ये सीनियर जूनियर रिश्ता माना जाता था, ये दाव साथी कैसे बन गया? आप तेजी से आगे बढ़े, है ना? तोबा कियू ने शांति से उत्तर दिया, हर कोई समय के साथ बदलता है।
बिल्कुल आपकी तरह आप पिछली बार पूरे दल के साथ आए थे, फिर भी अब आपके पास केवल 3 लोग बचे हैं। क्या आपने अपना सिंहासन या कुछ और खो दिया है? पिछली बार जब ली रोवांग ने 5 फिंगर्स पीक का दौरा किया था, तो उन्होंने तोबा कियुए के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, जो उस समय केवल ये यू की वरिष्ठ बहन थी। लेकिन अब चीजें अलग थीं। तोबा कियुए वरिष्ठ बहन और दाव साथी दोनों थी, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो ये यू के दाव साथी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को बिना लड़ाई के जाने देती। यून रामू को हराना केवल शुरुआत थी। हालांकि ली रोवांग इस प्रहार से आहत नहीं थे। वो मुस्कुराए और बोली, मेरे दकियान राजवंश का सिंहासन सुरक्षित है। और जहाँ तक मेरे बगल में इन 3 महिलाओं की बात है, तो आप अब से कुछ सम्मान दिखाना चाहेंगे। वे सभी ये यू के दाव साथी हैं। वरिष्ठता के आधार पर आपको उन्हें बहनों के रूप में संबोधित करना चाहिए। यू सिवू और बू लिंगफेई दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी बातों में कोई दोष नहीं पाया। वे ये यू के कई दाव साथियों को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन स्थापित व्यवस्था के प्रति सम्मान उचित ही लगता था। तोबा कियू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या ये यू के 4 दाव साथी हैं? उस कनिष्ठ भाई का दुस्साहस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हाल ही में इतना मायावी हो गया था। वो वहाँ दोस्तों को इकट्ठा कर रहा था। अपमानजनक। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई, जिससे ली रोवांग को और अधिक खुशी हुई। आगे बढ़ते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, आओ मेरे साथ शुरू करो। मुझे दीदी कहकर बुलाओगे ना? बेशक ली रोवांग वास्तव में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। वो बस तोबा कियुए को उकसाना चाहती थी, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने की उसकी एक और रणनीति। जैसा कि अपेक्षित था, तोबा कियू का गुस्सा भड़क गया। कौन किसे दीदी कह रहा है? यहाँ बकवास मत करो। यदि तुम ऐसा जारी रखते हो तो मुझे निर्दय होने का दोष मत दो। एक पल में साफ आसमान काले बादलों से ढक गया, क्योंकि तोबा कियू से अमर ऊर्जा का जबरदस्त उछाल आया। उसके पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी, जो छाया में आधी दिखाई दे रही थी। उसकी क्लेश क्षेत्र की आभा अपनी पूर्ण सीमा तक उजागर हो गई थी। अधिकांश लोग डर के मारे पीछे हट जाते थे, लेकिन ली रोवांग कोई साधारण कृषक नहीं थी। वो दकियान राजवंश की महारानी थी, एक ऐसी महिला जिसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। रिट्रीट उसकी शब्दावली में नहीं था। जैसे ही वह निडर होकर तोबा कियुए की ओर बढ़ी, एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ठीक है, आइए देखें कि आप कितने निर्दयी हो सकते हैं। दोनों के बीच लड़ाई भड़कने की कगार पर थी। यून सिवू और बू लिंगफेई हस्तक्षेप करने ही वाले थे कि गन झिजुई ने उन्हें रोक दिया। उन्हें रहने दो। अगर वे लड़ने जा रहे हैं तो देर करने के बजाय इसे जल्द ही खत्म करना बेहतर होगा। यू सिवू ने भौहें चढ़ा दी। चूंकि हम सभी ये यू के दाव साथी हैं, इसलिए ये हमें बहनें बनाता है। हमें क्यों लड़ना चाहिए? अगर किसी को चोट लगती है तो ये यू निश्चित रूप से परेशान होगी। चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। गान झिजुई ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को छिपा नहीं सकी। वो ली रोवांग और तोबा कियुए के टकराव के बारे में सोचकर रोमांचित थी, क्योंकि इसका मतलब उसके लिए 2 प्रतिद्वंद्वी कम हो सकते थे। जबकि गन झिजुई ने यून सिवू और बू लिंगफेई को रोक रखा था, उसने एक व्यक्ति लिन मियाओक्सू को नजरअंदाज कर दिया। ये यू का ऋणी महसूस करने के बाद लिन मियासू अपने दाव साथियों को मौत से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। आखिरकार यदि क्लेश क्षेत्र के 2 किसान बाहर चले गए तो कोई आसानी से अपनी जान गंवा सकता है। लिन मियासू तुरंत मध्यस्थता करने के लिए आगे आई। रुको, लड़ो मत, शांत हो जाओ। ये यू तुम में से किसी को भी इस तरह नहीं देखना चाहेगा। तोबा कियुए ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा, जबकि ली रोवांग ने शरारती मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाया। ओह, मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। अच्छा, तो फिर मुझे भी बहन कहो, है ना? लिन मियासू का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम्हें बहन कहते हैं? क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे संभाल सकते हैं? उम्र के मामले में लिन मियासू, जो 30,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में थे, निश्चित रूप से ली रोवांग से छोटे नहीं थे। और जहाँ तक खेती की बात है, असेंशन क्षेत्र का एक कृषक क्लेश क्षेत्र के कृषक को बहन क्यों कहेगा? क्या ली रोवांग भ्रमित थी, या उसने सोचा था कि लिन मियासू अपना बचाव नहीं कर सकती? वह जितनी देर तक ली रोवांग को देखती रही, लिन मियासू उतनी ही अधिक चिढ़ती गई। लेकिन ली रोवांग ने नरमी नहीं बरती। उसने मजाक में कहा, क्या गलत है? नाराजगी महसूस हो रही है? क्या आप भी ये यू के दाव साथियों में से एक नहीं हैं? वरिष्ठता के आधार पर मुझे बहन कहना उचित है ना? इन शब्दों ने लिन मियासू को अचंभित कर दिया। क्या ये यू का दाव साथी? कब से? वह समझाने ही वाली थी कि तभी एक विशाल स्पिरिट नाव अचानक 5 फिंगर्स पीक पर उतरी। महिलाओं ने ऊपर देखा, वे सभी जहाज की भव्यता से चकित थीं। स्पिरिट बोट देने वाले व्यक्ति के रूप में ली रोवांग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या ये यू आखिरकार यहाँ था? उत्तम। वो ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वो इस स्थिति को कैसे संभालेगा। पासी यू रामू, जो अपनी हार के बाद उदास थी, खुश हो गई। उसने स्पिरिट बोट को भी पहचान लिया। ये यू का निजी जहाज था। इसके आने का मतलब था कि वह यही था। तो क्या हुआ यदि अन्य लोग पहले ही उसके परिवार या गुरु से मिल चुके हों? जब तक वह पहल करती, उसका कनिष्ठ भाई विरोध नहीं कर पाता। आज यून रामू अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वो ये सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कोई भी उसकी स्थिति पर दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत न करे। गन झिजुई ने स्पिरिट बोट पर एक परिचित आभा को महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ये यू था? जब महिलाएं प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रही थीं, 2 सुंदर आकृतियां नाव से नीचे छलांग लगाती हुई उनके सामने शानदार ढंग से उतरी। नए आगमन सू याओ और जुओ यंगचुन थे। उन्हें देखकर सभी महिलाएं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। वे कौन थे और वे ये यू की स्पिरिट बोट से क्यों उतर रहे थे? हर महिला के मन में एक भयानक संदेह पैदा हो गया।
ये दोनों क्या ये यू के दाव साथी भी थे? उस समय उपस्थित महिलाओं की संख्या चौंकाने वाली 9 तक पहुंच गई थी। बस एक और वे दोहरे अंक में पहुंच जाएंगे। ली रोवांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसके शरीर से भयंकर हत्या का इरादा निकल रहा था। जब उसने येयू को स्पिरिट बोट उपहार में दी तो यह आंशिक रूप से उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन इस उम्मीद में भी कि एक दिन वो अपने होश में आएगा, अपने भटकने के तरीकों को छोड़ देगा और खुद को पूरी तरह से उसके ली रोवांग के लिए समर्पित कर देगा। उसने उन्हें स्पिरिट बोट पर एक साथ बैठते, दुनिया की खोज करते, एक विशेष बंधन साझा करते हुए देखने का सपना देखा था। लेकिन अब अन्य महिलाओं को नाव से उतरते देख ली रोवांग का गुस्सा फूट पड़ा। वह आगे बढ़ी, उसकी आवाज ठंडी और मांग भरी थी। तुम कौन हो और येयू कहाँ है?